नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक आरोग्य में जैते क्लिनिक से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे क्लिनिक पर एक ऐसा पेशेंट आया जिसकी स्किन की चमड़ी इस एरिया में मोटी सी हो गई थी और वो हल्की सी लाल रही और बीच बीच में उसकी जहाँ पर चमड़ी मोटी हो गई थी वहाँ पर सुनहरे रंग की एक परत सी जमी हुई थी। उसकी त्वचा जो थी हल्की हल्की फटी फटी सी लग रही थी, जिसमें कि हल्का सा ब्लीडिंग सी मालूम पड़ रही थी साइडों में, और झाड़ने पर उसके स्किन से हल्का सा झड़ाव भी हो रहा था। इसमें खुजली भी होती थी और इचिंग भी हो रही थी और वह इस मर्ज से लगभग 3 या 4 साल से पीड़ित था। कई जगह इलाज भी करवा चुका था, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण समाधान नहीं हो पाया था। मित्रों, क्या है बीमारी? ये सवाल आपके लिए। क्या आप गैस कर पाए? चलिए मैं बताता हूँ। मित्रों, यह मरीज सोराइसिस से पीड़ित था। जी हाँ, सोराइसिस स्किन की एक ऐसी बीमारी है जो कि बड़ा परेशान करती है और बड़ा मुश्किल से ठीक भी होती है। तो हमारा आज का वीडियो इसी सोराइसिस के ऊपर है। सोराइसिस का कारण क्या है, कैसे होती है, क्या इलाज कर सकते हैं और हम इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखें, इसी विषय पर आज का हमारा वीडियो केंद्रित है। इसी पर मैं आज विस्तार चर्चा करूंगा। सोराइसिस क्या है? मित्रों, सोराइसिस स्किन की एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बल्कि कहूँ कि ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। यह एक बहुत लंबी चलने वाली स्किन की बीमारी है। इसमें जो हमारी स्किन होती है उस पर रेडनेस आ सकती है, हल्के से चकत्ते बन सकते हैं और वहाँ पर की त्वचा मोटी हो जाती है, स्कैल्प की तरह मालूम पड़ती है वहाँ पर, और उस त्वचा का रंग आसपास लाल रहता है और वहाँ पर चमकीली पपड़ी सी हो सकती है जो कि झड़ती भी रहती है। उसमें खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है। ये इसके क्या है, आप इसको देख करके पहचान सकते हैं। ये प्रमुख रूप से इसके यही लक्षण होते हैं। ये कहीं भी हो सकती है शरीर में, इसको मैं अभी आगे डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन प्रमुख रूप से यही इसका मेन है। और चूंकि प्लाक के रूप में झड़ती रहती है, इसको प्लाक सोराइसिस एक इसका प्रकार होता है। और ये मान लीजिए आपके 10 मरीज आपके पास आते हैं तो उसमें से 10 में से 9 मरीज प्लाक सोराइसिस से ही पीड़ित होते हैं। इसके प्रकार में भी मैं आपको बताऊँगा आगे, तो आप उसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। देखिए, हमारी स्किन में सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में होती हैं 5 लेयर्स। आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। एपिडर्मिस जो त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और उस एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती हैं। उस 5 लेयर्स एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस आती है। डर्मिस में ब्लड की सप्लाई रहती है और वहीं पर हमारी कुछ ऑटोइम्यून सेल्स भी होती हैं। तो जब ऊपर एपिडर्मिस में दिक्कत पैदा होती है, यानी कि स्किन का बनना तेज हो जाता है। प्रमुख रूप से होता क्या है कि हमारी स्किन जो बनती है ये झड़ती रहती है और नई स्किन बनती रहती है। हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप ये मानिए कि स्किन बनने की प्रक्रिया जो होती है वो 35 से लेकर के 50-55 दिन में कंप्लीट हो जाती है। यदि हम एक मोटे आंकड़े पर माने कि 50 दिन में हमारी स्किन अपने आप को रिप्लेस कर देती है। ये स्वयं ही रिप्लेस हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। ये बहुत ही एक प्रॉपर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है। होता क्या है कि जब ये ऑटो इम्यून रूप से होता है कि स्किन को जो कि रिप्लेस होना चाहिए 50 दिन में, और वही क्रिया यदि 6 या 7 दिन में होने लग जाए तो क्या होगा? तब वहीं पर सोराइसिस की डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। ये जब प्रक्रिया की गति बढ़ती है तो जो डर्मिस में पाई जाने वाली ब्लड सेल्स होती हैं वो वेसल्स अपने आप को मोटा करती हैं और ब्लड की सप्लाई इसमें बढ़ा देती हैं एपिडर्मिस में, ताकि स्किन की बनने की गति को तेज़ किया जा सके। और जब फटाफट उसको ब्लड सप्लाई मिलती है और त्वचा के बनने की स्पीड बढ़ जाती है, पुरानी त्वचा झड़ नहीं पाती है। जब 50 दिन में बनती है तो पुरानी त्वचा निकल जाती है, तो नई त्वचा उसकी जगह पर आकर सेट हो जाती थी। लेकिन चूंकि पुरानी त्वचा झड़ नहीं पाई और नई त्वचा का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, इस वजह से वहाँ पर की स्किन मोटी हो जाती है और वो सिल्वर कलर के रूप में ऊपर जमी हुई दिखाई देती है, जो कि झड़ती भी है कभी कभी, और पपड़ी बिल्कुल मोटी सी पड़ जाती है वहाँ पर। यही सोराइसिस का प्रमुख पहचान होती है और यही सोराइसिस का एक तरीका है कि किस तरीके से सोराइसिस में स्किन में किस तरीके से ये होती है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि पुरानी स्किन का हटना और हटने से पहले ही नई स्किन का आ जाना तीव्र गति से ही ये सोराइसिस का प्रमुख एक कारण है। और इसके अलावा सोराइसिस जो है जब फैलते फैलते कभी कभी फिर ये जॉइंट्स में भी फैलने लगती है। जी हाँ मित्रों, केवल स्किन के अलावा ये जॉइंट्स में भी हो सकती है। धीरे धीरे जब हमारे पूरे शरीर में सोराइसिस का प्रकोप बढ़ता जाता है ऑटोइम्यून डिजीज़ का, तो ये अन्य जगह भी पहुँच जाती है, जिसको हम सोराइसिस अर्थराइटिस कहते हैं। जॉइंट्स में भी ये दिक्कत कर सकती है, जिसकी वजह से हमको दर्द भी कभी कभी होने लगता है। ये इसका ही एक एडवांस रूप है जो कि सोराइसिस अर्थराइटिस के रूप में सामने आता है।
लेकिन मैं यहाँ पर एक स्किन सोराइसिस की बात जो कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसी पर फोकस करूँगा। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि सोराइसिस कैसी होती है, और इसको देख करके ही पहचान लिया जाता है। ये बहुत ही लंबी चलने वाली बीमारी है, बड़ा मुश्किल से ये ठीक होती है, इसलिए इसमें पेशेंट को मेंटल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आप किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी बीमारी को अच्छे तरीके से हैंडल करके उसको ठीक करने का पूरा प्रयास करेगा और उसमें सफल भी होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सोराइसिस का कारण क्या है, यानी सोराइसिस होती क्यों है। तो मित्रों, सोराइसिस होने का कोई एक स्पेशल कारण नहीं है, इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। प्रमुख रूप से यदि आप समझें तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण रहता है वो आनुवंशिक हो सकता है, यानी जेनेटिक। लगभग 30 से 35% मरीजों में जेनेटिक होता है, यानी कि उनके पैतृक रूप से ये आया होता है कि उनके घर में किसी को सोराइसिस रही थी और उनको भी सोराइसिस हो गई। लेकिन ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता, या ऐसा कोई भी फैक्टर हम पहले से नहीं बता सकते कि इसके परिवार में सोराइसिस थी तो इसको भी सोराइसिस होगी। लेकिन इसकी संभावना चूँकि ज़्यादा रहती है, इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आनुवंशिक है। इसके अलावा इम्यून फैक्टर जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहता ही रहता है, क्योंकि इम्यून फैक्टर ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये आपको मैंने पहले ही बताया। तो इम्यून फैक्टर का तो इसमें महत्वपूर्ण रहना ही रहना है। तो इम्यून फैक्टर डिस्टर्ब होने की वजह से ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसीलिए बढ़ जाती है, ये तो आपको पहले ही बता दिया गया। इसके अलावा हम आते हैं इसके अन्य कारणों पर। तो पर्यावरण से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप कैसे पर्यावरण में रह रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे भी आपका बॉडी के भीतरी सेल्स डिस्टर्ब हो सकती हैं और वो आपको सोराइसिस का मर्ज पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ एलोपैथिक दवाएं भी ऐसी हैं जो कि सोराइसिस के मर्ज को यदि है तो उसको बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं और करने की भी उत्तरदायी हो सकती हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स। जी हाँ, या फिर बीटा ब्लॉकर्स के अलावा मलेरिया की कुछ दवाएं जो कि जिनका इसमें रोल पाया जाता है। यदि इसके अलावा मैं अन्य कारणों की बात करूं तो यदि आप स्ट्रेस बहुत अधिक लेते हैं, यानी यदि आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, सोचते बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो फिर यह भी एक सोराइसिस का कारण हो सकता है। इसके अलावा यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, या फिर आप टोबैको का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, सिगरेट बहुत अधिक पीते हैं, तो ये आपको सोराइसिस का मर्ज दे सकता है। या फिर यदि आपको सोराइसिस का मर्ज है तो उसको बढ़ाने में मददगार हो सकता है, या फिर उसकी कवरिंग को रोक सकता है। तो प्रमुख रूप से ये वह कारण थे जो कि इफेक्ट करते हैं, और प्रमुख रूप से ये कारण होते हैं सोराइसिस के। टाइप ऑफ सोराइसिस। जी हाँ, अब हम बात करेंगे सोराइसिस के प्रकार की, यानी सोराइसिस कितने प्रकार का हो सकता है, ये हमको इसको किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो इसके प्रकार में सबसे पहले नंबर 1 पर प्लाक सोराइसिस। प्लाक सोराइसिस में स्मॉल सोराइसिस, लार्ज सोराइसिस और क्रोनिक सोराइसिस। स्मॉल सोराइसिस वह सोराइसिस जो कि 3 सेंटीमीटर से छोटे एरिया में होगा, उसको हम स्मॉल सोराइसिस कहेंगे, स्मॉल प्लाक सोराइसिस। और जो 3 सेंटीमीटर से बड़े एरिया को कवर कर रहा होगा वो लार्ज प्लाक सोराइसिस के अंतर्गत आएगा। तीसरा है क्रोनिक सोराइसिस, यानी जो बहुत समय से बना हुआ है वो क्रोनिक सोराइसिस। तो सबसे पहला हिस्सा हो गया प्लाक सोराइसिस। यदि इसके दूसरे टाइप में हम आते हैं तो वो है आपका गैटेड सोराइसिस। गैटेड सोराइसिस ये अधिकतर बच्चों में होता है, या फिर 10 से 20 साल की उम्र की अवस्था के बीच में जो होगा वो अधिकतर गैटेड सोराइसिस हो सकता है। इसके प्रमुख लक्षणों में इसमें आपका गला खराब रह सकता है, क्योंकि ये कुछ गले में भी इन्फेक्शन कर देता है जाकर के है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे निशान पूरे शरीर में हो जाते हैं, किसी एक हिस्से में ही बड़ा सा चकत्ता नहीं बनता। जैसा कि प्लाक सोराइसिस में क्या था, 3 सेंटीमीटर का छोटा निशान या फिर 3 सेंटीमीटर से बड़ा निशान एक ही निशान था जो कि फैलता चला जाता है। लेकिन गैटेड सोराइसिस में छोटे छोटे बहुत से हिस्से निशान जो कि पूरे शरीर पर आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन जितनी तेज़ी से फैलता है गैटेड सोराइसिस उतना ही इसको कवर करना भी आसान हो जाता है। अब मैं इसके अगले प्रकार पर अगर आऊँ तो वह आपका आएगा पस्टुला सोराइसिस। पस्टुला सोराइसिस यानी प्लाक सोराइसिस में यदि पीला पीला मवाद पड़ जाए, यानी प्लाक सोराइसिस में ही पीले पीले दाने डेवलप हो जाते हैं जिसमें कि पस्सा होता है जो कि पीला पीला होता है, यह पस्टुला सोराइसिस कहलाता है, जो कि प्लाक सोराइसिस का ही रूप हो जाता है। उसमें पस पड़ने के बाद उसको हम पस्टुला सोराइसिस कहना शुरू कर देते हैं। इसमें फीवर भी हो सकता है और दर्द भी आ सकता है। इसके अलावा मैं चौथे नंबर पर अगर बात करूं तो इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस। इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस यह एक साइंटिफिक वर्ड है, लेकिन अगर आप इसको मोटे भाषा में समझें, यदि सोराइसिस ने आपके शरीर को 90% से अधिक कवर कर लिया है, यानी वो 90% से अधिक हिस्से में सोराइसिस का फैलाव हो गया है, तो हम उसको इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस के अंतर्गत लेंगे। प्रमुख यही चीज़ें थी। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा और पार्ट में अगर डिवाइड करना चाहूँ तो हम इसको ले सकते हैं नेल सोराइसिस। नेल सोराइसिस यानी नाखूनों में ये इस भाग को यहाँ पर से नाखून को अलग होने लगता है,
पीली पपड़ी जम जाती है, नाखून पीला पड़ना लग जाता है, यह भी एक प्रकार की सोराइसिस है जिसको कि हम नेल सोराइसिस कहते हैं। इसके अलावा फिर आता है पाम सोराइसिस यानी इन हथेलियों में या फिर पैर के पंजों की निचली सतह में, जो कि साइडों में भी आ जाता है, उसको हम कहते हैं पाम सोराइसिस, यह भी एक प्रकार है। इसके अलावा अगला मैं यदि और प्रकार में जाना चाहूँ तो स्क्लेप सोराइसिस यानी केवल सर में, एक ऐसा सोराइसिस जो केवल सर में फैलता है और कहीं नहीं फैलता है, तो उसको हम स्क्लेप सोराइसिस कहते हैं। ये प्रमुख रूप से यदि बांटा जाए तो यही सोराइसिस के प्रकार थे। आपको अधिक विस्तार में मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको समझने में असुविधा ना हो। सोराइसिस के यही प्रमुख प्रकार हैं जो कि आपको समझने में आ गए होंगे। यदि मैं एक प्रकार और बताना चाहूँ तो सीवो सोराइसिस भी कह सकते हैं हम। सीवो सोराइसिस वो होता है कि आपके स्कैल्प में सोराइसिस है और साथ में डैंड्रफ भी है, तो डैंड्रफ और सोराइसिस दोनों चीज़ें मिक्स हैं, जो कि यहाँ तक भी इन्फेक्शन उसका आ सकता है, तो उसको हम सीवो सोराइसिस के अंतर्गत ले सकते हैं। सोराइसिस जिसको हम आयुर्वेद में किटिव भी कहते हैं, इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके इलाज के लिए हम जो अपने आयुर्वेद के अनुसार मेडिसिन चलाते हैं, यानी जो मैं अपने क्लिनिक पर जो हमारे पास मरीज आते हैं उनको जो मेडिसिन देता हूँ उसको हम 6 ग्रुप्स की मेडिसिन देते हैं। नंबर 1 एंटीसोराइटिक ड्रग्स, यानी हम उसको वह औषधि देते हैं जो कि उसके प्रमुख बीमारी के ऊपर कार्य करती है, यानी सोराइसिस के ऊपर। नंबर 2 पर जो मैं मेडिसिन देता हूँ वो होती है इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग, यानी कि जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यदि हम उसकी ऑटो इम्यून को सिस्टम को ठीक करने के ड्रग्स नहीं देंगे तो हमारे अन्य प्रयास बेकार हो जाएंगे, इसीलिए हम दूसरे नंबर जो उसको मेडिसिन देते हैं वो तो होती है इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स। तीसरे नंबर हम उसको देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, क्योंकि स्किन की खाल जहाँ पर स्कैल्प्स होते हैं वो मोटी हो जाती है, जिसमें जब स्किन मोटी होती है तो उसमें खुजली भी होती है, उसमें दर्द भी होता है, इसीलिए हम उसको तीसरे नंबर पर देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और इसके अलावा उसको हम देते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग चौथे नंबर पर, क्योंकि उसमें खुजली होती है, इचिंग होती है, इसलिए उस खुजली और इचिंग को रोकना भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए चौथे नंबर जो ड्रग्स हम उसको देते हैं वो होती है एंटी एलर्जिक ड्रग्स। इसके अलावा अब मैं अगर 5वें नंबर की ड्रग्स की बात करूँ तो हम उसको देंगे 5वें नंबर हम उसको देते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स, क्योंकि इस मर्ज की वजह से उसके वजह से बहुत डिप्रेशन सा रहने लगता है, वो उदास सा रहने लगता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसके दिमाग के माहौल को अच्छा करने के लिए हम जो उसको देते हैं जिससे कि वो डिप्रेशन ना ले, इस तरीके के ड्रग भी हम उसमें एक चलाते हैं। और इसके अलावा जो छठे नंबर पर अंतिम ड्रग हम उसको देते हैं वो होती है टॉपिकल ड्रग्स यानी इफेक्टेड एरिया पर लगाने वाली ड्रग्स, जिससे कि उसका सोराइसिस ठीक होने में उसको सहायता मिले। प्रमुख रूप से इन 6 ग्रुप्स में मैं अपने पेशेंट्स की मेडिसिन चलाता हूँ आयुर्वेद के अनुसार। ये 6 ड्रग्स जो मैं उसको देता हूँ ये सभी आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं, इसमें किसी भी एलोपैथिक ड्रग का प्रयोग नहीं होता है, यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब चूँकि यहाँ पर मैं किस में क्या दवा देनी है, कैसे करना है, इसके लिए मरीज को निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैं दवाओं के नाम तो यहाँ पर नहीं बता सकता कि किस ग्रुप के अंदर कौन सी दवाएं आती हैं, हम उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन कुछ दवाओं के नाम मैं आपको अवश्य बताता हूँ जो कि इस मर्ज में प्रयोग होती हैं, उसकी कितनी मात्रा देनी है, किस प्रकार से प्रयोग करना है, इसके लिए आपको हमारे क्लिनिक पर आना पड़ेगा या किसी भी योग्य आयुर्वेद आचार्य से मिलना पड़ेगा। देखिए, इसमें भल्लातक का प्रयोग कर सकते हैं, हम बाकुची का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा हम शटी का प्रयोग भी इसमें करते हैं और तगर का प्रयोग भी इसमें करते हैं। ये मर्ज आपका किस तरीके से कितना फैला हुआ है और किस तरीके का है तो उसके अनुसार से हम इसकी डोजिंग वगैरह निर्धारित करते हैं। और लगाने के लिए भी हमारे पास कुछ बने हुए आयुर्वेदिक तेल आते हैं जो कि हम अब लोकली वहाँ पर अप्लाई भी करवाते हैं। और यदि आप साधारण रूप से चाहें तो आप नारियल तेल का उपयोग भी इसमें कर सकते हैं। जी हाँ, नारियल तेल, लेकिन उसमें किसी प्रकार का सेंट वगैरह ना हो, यानी सुगंधित ना हो, प्योर नारियल का तेल लग दिया है तो आप उसको भी लोकल अपना जो है इफेक्टेड एरिया उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अक्सर मरीज हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये कितने % चांसेस है कि ठीक हो जाएगी। मित्रों, इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यदि हम ऊपर से उस मर्ज को ठीक करते हैं और साथ ही साथ हम इसमें भी सफल हो जाते हैं, इस प्रयास में भी कि अंदर से भी इस ऑटो इम्यून डिजीज़ को हम दबा सकें, तो ये मर्ज 100% ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी गारंटी आपकी नहीं ली जा सकती है और शायद कोई भी चिकित्सक इसकी गारंटी 100% नहीं ले सकता क्योंकि लॉन्ग टर्म्स है। दूसरी चीज़, यदि आप इसका इलाज कहीं भी कराते हैं योग चिकित्सक तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे क्योंकि इसका इलाज 3 साल तक चल सकता है। 3 साल 4 साल हो सकता है आपका मर्ज 6 महीने में ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, लेकिन यह एक लॉन्ग पीरियड का मर्ज है। हाँ, यह अवश्य है कि आप इसका इलाज शुरू होगा तो आपको अपने मर्ज में राहत मिलना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे उम्मीद करता हूँ कि यह आपका मर्ज भी सही हो जाएगा। हमारे पास जो सोराइसिस के मरीज आते हैं उन सभी का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब हम क्या खाएं कि हमारी ये सोराइसिस कंट्रोल भी हो और जल्दी से बढ़े ना। तो अब मैं उसी विषय बात करता हूँ। मित्रों, यदि सोराइसिस के मरीज़ को अपनी सोराइसिस कंट्रोल करनी है तो उसको अपने खाने पीने में विशेष ध्यान भी रखना होगा। दवाओं के साथ साथ में बहुत आवश्यक है कि आपको ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि आपकी सोराइसिस को बढ़ाने में मददगार हो। तो इसके लिए नंबर 1, यदि आप नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आप नमक अवॉइड करें।
यदि आप नमक को छोड़ सकते हैं तो सबसे बेहतर। यदि आपके लिए नमक खाना बहुत ही आवश्यक है, चूँकि एकदम से मैं कह दूँ आप नमक छोड़ दें तो आप नमक छोड़ तो नहीं ही पाएंगे, तो आप उसको नमक को सेंधा नमक से पहले कन्वर्ट कर दें। आप अपने खाने में कम मात्रा में डालें और सेंधा नमक का प्रयोग करें। नमक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप सबसे पहले तो नमक को सेंधा नमक से कंट्रोल करेंगे, उसके अलावा धीरे धीरे उस नमक को भी छोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे आपकी इचिंग भी कम होगी और आर्निवी सुधार भी आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़, सबसे पहले आप सुबह उठकर गर्म पानी पिएंगे, जिससे कि आपको मोशन साफ हो। इस मर्ज में कब्ज़ का रहना उचित नहीं है, कब्ज़ बिल्कुल ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसलिए सबसे पहले उठकर गर्म पानी का सेवन करें, जिससे कि आपका पेट सही से साफ हो। अपने यदि आपको लीवर की कोई दिक्कत है तो अपने SGPT SGOT टेस्ट करवाएं और उसको कंट्रोल रखें। इसके अलावा आप ऐसी डाइट लेंगे जिसमें हाई फाइबर्स का होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिपेशन ना हो। हाई फाइबर डाइट्स लीजिए। दूध, दलिया, ओट्स वगैरह आप नाश्ते में ये भी ले सकते हैं, और फ्रूट्स का सेवन करें, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें कि खट्टे फलों का सेवन ना करें। खट्टे फलों का सेवन इस मर्ज में अच्छा नहीं है। आप दाल चावल भी दिन में खा सकते हैं, लेकिन रात में आप चावल का सेवन ना करें। रात में चावल का सेवन करने से कब्ज़ हो सकता है, अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो रात में चावल का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। यदि आप नॉन वेज का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, यह इस मर्ज को उभार सकता है या आपके मर्ज को बढ़ा सकता है पुनः। इसीलिए नॉन वेज का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जिनको कि दवाओं के बाद यह मर्ज कंट्रोल हुआ, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी या शादी में गए और नॉन वेज का सेवन कर लिया, जो काफ़ी दिनों से उन्होंने नॉन वेज नहीं खाया था, इसीलिए उन्होंने और भी अच्छे तरीके से खाया और देखने को मिला कि 1 या 2 दिन के बाद उनकी तकलीफ बढ़ना शुरू हो गई। इसलिए नॉन वेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अल्कोहल का सेवन आप बिल्कुल नहीं करेंगे। सिगरेट, अल्कोहल, ये सब चीज़ें भी बहुत ही नुकसानदायक हैं, इसका सेवन भी आप नहीं करेंगे। आप सूप पी सकते हैं और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं मत लें। विशेष रूप से यदि आप सूप पीते हैं तो सूप में आप टमाटर का सूप ना पिएं, क्योंकि खट्टे के अंतर्गत आता है। बस इन चीज़ों का बचाव करें। विशेष रूप से आप नमक नहीं लेना है और नॉन वेज का सेवन नहीं करना है। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके सोराइसिस कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। मैंने प्रयास किया है कि आपको सोराइसिस क्या है, कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, इसके क्या कारण हैं और उसके बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, और आयुर्वेद में इसके लिए जनरल औषधियाँ हम क्या ले सकते हैं, और विस्तृत इलाज के लिए आप किसी भी योग चिकित्सक से संपर्क करें, वो आपका विस्तृत इलाज भी करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। लास्ट में मैं पुनः यही बात दोहराना चाहता हूं, यदि आप सोराइसिस से पीड़ित हैं तो मॉइस्चराइजर का उपयोग आपको अवश्य करना है। मॉइस्चराइजर को आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ये सबसे कॉमन चीज़ है जो कि आपको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, इसको आप विशेष ध्यान रखें। मैंने किया है और उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपके आसपास में कोई सोराइसिस का पेशेंट है तो हमारे आरोग्य में जयते क्लिनिक पर आप उसको भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा उसका उचित इलाज कर सकें। जय हिंद, जय भारत, आरोग्य में जयते।